नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात आप देख रहे हैं और आज बात मिशन 2022 के चक्रव्यूह की, जिसे मोदी के 14 महारथी भेदेंगे, क्योंकि यूपी में योगी को फिर से सीएम बनाने और भाजपा की जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपने प्रभारी और सह प्रभारी के नाम का ऐलान कर विरोधी खेमे में खलबली मचा दी। मिशन 22 का चक्रव्यूह भेदेंगे मोदी के 14 महारथी। धर्मेंद्र बने प्रभारी, विरोधियों पर पड़ेंगे भारी। प्रभारी का ऐलान, यूपी जीतने का प्लान। दो 2022 की लड़ाई भाजपा ने ताकत दिखाई। यूपी में फिर से जीत का डंका बजाने के लिए भाजपा ने अपने 14 महारथियों को मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया है। वहीं अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, शोभा करंदलाजे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और विवेक ठाकुर सह प्रभारी बनाए गए हैं। भाजपा के इन 8 महारथियों को देखें तो भाजपा ने जातिगत समीकरण का गजब कॉम्बिनेशन बिठाया है। इसके अलावा भाजपा ने 6 क्षेत्रीय प्रभारी बनाए हैं, जिसमें लोकसभा सांसद संजय भाटिया को पश्चिमी यूपी, बिहार से विधायक संजीव चौरसिया को ब्रज, सत्या कुमार को अवध, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को कानपुर और अरविंद मेनन को गोरखपुर के साथ साथ सुनील ओझा को बनारस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। ये भाजपा के वो 14 महारथी हैं जिन्हें भाजपा आलाकमान ने यूपी जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है। साल 2022 में उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो बीजेपी के लिए कितने अहम हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लगाया गया है और उनके साथ 7 सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें 4 केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा पहली बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग जो 6 क्षेत्र हैं, बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, काशी है, अवध है, गोरखपुर है, कानपुर है, उन सभी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सह प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। भाजपा की यूपी टीम को देखें तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाकर भाजपा ने ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी काबिलियत का प्रमाण नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनाव हरा कर दे चुके हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य में प्रभारी रहते हुए ओबीसी के बड़े तबके को बीजेपी से जोड़ने का काम कर चुके हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाना पिछड़ों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी के दांव को बेअसर करने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा सरोज पांडे के कंधों पर होगा। सरोज पांडे बीजेपी की तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं और छत्तीसगढ़ से आती हैं। यूपी में भूमियारों को साधने का काम दिग्गज नेता सीपी ठाकुर के बेटे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के कंधों पर होगा। यूपी में भूमियार समुदाय भले ही 2% हो, लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ और जौनपुर में इनकी संख्या अच्छी खासी है। किसान आंदोलन के बाद जाटों में पनपी नाराजगी को खत्म करने का काम हरियाणा के पूर्व मंत्री और जाट समाज से आने वाले कैप्टन अभिमन्यु पर होगा। पश्चिमी यूपी में कैप्टन अभिमन्यु की नातेदारी और रिश्तेदारी भी है। ऐसे में भाजपा ने अब उनके जरिए जाट की नाराजगी को दूर करने का दांव चला है। यादवों को साध कर समाजवादी पार्टी में सेंधमारी करने की जिम्मेदारी भाजपा ने अन्नपूर्णा देवी को दी है। भाजपा ने पिछले चुनाव में भले ही गैर यादव ओबीसी को टारगेट किया हो, लेकिन इस बार उसकी नजर अति पिछड़े वोटों के साथ साथ यादव वोटों पर भी है। हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद राजपूत समुदाय भाजपा का हार्डकोर वोटर बन गया है, लेकिन फिर भी राजपूत वोटर्स को साधने के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को यूपी का सह प्रभारी बनाया है। अनुराग ठाकुर युवा हैं और अपने समाज में उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। इसके अलावा कर्नाटक से आने वाली शोभा करंदलाजे को भी
यूपी चुनाव में सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो आरएसएस से राजनीति में आई हैं और हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती रही हैं। और अब यूपी में उसे सियासी धार देने की जिम्मेदारी भाजपा ने इन्हीं को सौंपी है। वहीं भाजपा ने दलितों के बीच अपना सियासी आधार और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया है। मतलब भाजपा ने 1 प्रभारी और 7 सह प्रभारी और 6 क्षेत्रीय प्रभारी का ऐलान कर यूपी में चक्रव्यूह की रचना कर दी है। अब विरोधी इसे भेद पाते हैं या इनके बनाए जाल में फंस जाते हैं, ये देखना होगा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब बात जाटलैंड में भाजपा के महेंद्र बाहुबली दांव की। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर भाजपा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास खुद पीएम मोदी करेंगे, लेकिन इसको लेकर सूबे की राजनीति गर्म है। सपा इसको चुनावी स्टंट बता रही है, तो वहीं जानकार इसे पश्चिमी यूपी में नाराज जाटों को मनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के पीछे की असली कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जाटलैंड में भाजपा के महेंद्र बाहुबली, राजा का नाम बनेंगे बिगड़े काम। 14 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। शिलान्यास के कार्यक्रम में कोई कमी न रहे, इसके लिए खुद सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। सीएम योगी की दौड़ भाग बताती है कि राजा महेंद्र सिंह के नाम पर ये यूनिवर्सिटी भाजपा के लिए कितनी खास है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अभी पधारेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होने जा रहा है। आपको बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह वो शख्स थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान की थी। अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर भाजपा एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने का काम करेगी, बल्कि जाटों में भाजपा के लिए पनपी नाराजगी को दूर भी करेगी। एक तरह से ये जाटलैंड में भाजपा का महेंद्र बाहुबली दांव है। यही वजह है कि खुद पीएम मोदी इसका शिलान्यास करने अलीगढ़ पहुंचेंगे। देखिए, राजा महेंद्र प्रताप जो यूनिवर्सिटी बसी हुई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो राजा महेंद्र प्रताप जी की यूनिवर्सिटी जमीन पर है। सर सैयद खान साहब ने इसकी नींव रखी। जमीन नहीं होती तो नींव किस पे रखते? या तो प्रशासन बताइए जमीन किसकी है, राजा महेंद्र प्रताप की नहीं है तो। हालांकि भाजपा इसे मिशन शिक्षा से जोड़कर बताती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का निर्माण 97.27 एकड़ जमीन पर होगा। इसके लिए पहली किश्त के तौर पर 10 करोड़ की राशि दी गई है। इसमें शैक्षणिक भवन, आधुनिक हॉस्टल और अत्याधुनिक लाइब्रेरी के साथ साथ कई तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई होगी। साफ है, यूनिवर्सिटी बनाने का मुख्य उद्देश्य छात्रों का उज्जवल भविष्य है, लेकिन विपक्ष भाजपा के इस शिलान्यास को पॉलिटिकल इवेंट बताता है। कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। 4.5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी, 7 साल की सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन ये अभी भी शिलान्यास करने की बात करते हैं और काम का फीता तो समाजवादी ने जो काम किया उसी का फीता काट रहे हैं, अपने काम का फीता नहीं काट पाए। कमाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये झूठ और जुमले में विश्वास रखती है, ये जनता की सेवा नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ बहकाने की राजनीति करती है, मुद्दा डाइवर्ट करने की राजनीति करती है। लेकिन 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट के माध्यम से इनका दिमाग ठीक कर देगी। वैसे चुनावी मौसम में सरकार का हर काम, हर योजना चुनावी ही लगती है, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम भाजपा के लिए कितने काम आता है ये देखना होगा। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और अब बात 45 मिनट के प्लान की जो हाथी बलवान करेगा, क्योंकि 2022 में सरकार बनाने के लिए मायावती ने पूरा जोर लगा दिया है।
प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए जहां ब्राह्मणों को साधा, वहीं अब 9 अक्टूबर से मायावती सूबे में अपने मिशन यूपी का शंखनाद करने जा रही है। 9 अक्टूबर का दिन बसपा के लिए खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। मायावती का ऐलान, 9 अक्टूबर से होगा घमासान। मायावती ने दिया 45 मिनट का ज्ञान, हाथी में आएगी जान। 4 बार मुख्यमंत्री रही बसपा सुप्रीमो मायावती ने 5वीं बार सरकार बनाने के लिए यूपी में पूरी ताकत लगा दी है। जहां प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साधकर वो अपने दलित मुस्लिम वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत कर रही हैं, वहीं बुधवार को सभी मंडलों के कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर माया ने यूपी चुनाव की पूरी पटकथा लिख दी। मायावती ने यूपी में अपने चुनावी शंखनाद के लिए 9 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है। ये दिन बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि का दिन है। इस मौके पर लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा और यहीं से मायावती चुनावी शंखनाद करेंगी। वैसे तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि पार्टी के मिशन 2022 का असल आगाज 9 अक्टूबर को काशीराम की पुण्यतिथि से होगा। इस दिन लखनऊ में एक भव्य आयोजन की तैयारी है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश भर से लोगों से आने की अपील की है। मायावती ने 45 मिनट तक बैठक की। आमतौर पर मायावती इतनी लंबी बैठक नहीं करती हैं, लेकिन इस बार यूपी में मायावती की रणनीति एकदम बदली हुई नजर आ रही। उनकी मूर्ति वाली पॉलिटिक्स से तौबा करना बता रहा है कि वो वक्त के साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मायावती लोगों का मन बदल पाएंगी, क्योंकि आखिरी बार मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी थी। तब से यूपी में बहुत पानी बह चुका है। मायावती के नारे भी बदल चुके हैं। ये ब्राह्मण नहीं मान रहा, क्योंकि मायावती जी की सरकार भी हमने देखा है किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार ये केवल मूर्तियां लगवाई जाती थीं, केवल पार्क बनवाए जाते थे। आम आदमी से कोई लेना देना उस सरकार का नहीं था। अगर किसी का विकास उन्होंने किया तो अपने परिवार का विकास किया है। इस नाते अब चुनाव आ गया, चुनाव में ब्राह्मण समाज को भी समझ में आ रहा है कि चुनावी एजेंडे के तहत ये हमारे पास आ रहे हैं हमारा वोट लेने के लिए। इस नाते ब्राह्मण समाज प्रारंभ से ही बहुत समझदार है देश के लिए। अब मायावती को अपने विरोधियों को न सिर्फ जवाब देना होगा, बल्कि उनका ब्राह्मण प्रेम सिर्फ चुनावी नहीं है, ये भी साबित करना होगा। शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात करते हैं प्रियंका के चुनाव चालीसा की, क्योंकि यूपी में चुनावी बिसात बिछाने के लिए प्रियंका 2 दिन के दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। प्रियंका गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे से जहां कांग्रेस गठबंधन पर अपनी स्थिति साफ करेगी, वहीं उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रियंका के सिपाही जिताएंगे यूपी की लड़ाई। प्रियंका की चुनावी चालीसा खत्म करेगी 3 दशक का वनवास। मिशन 2022 की सियासी बिसात बिछाने प्रियंका गांधी वड्रा एक बार फिर लखनऊ आ रही हैं। अपने 2 दिन के दौरे से प्रियंका गांधी जहां संगठन में जान फूकेंगी, वहीं प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर यूपी में कांग्रेस की तैयारियों को धार भी देंगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल भी तेज है, और इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा 10 सितंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगी। प्रियंका गांधी का ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि उनके आने के बाद पार्टी की तरफ से कई विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी की जा सकती है। प्रियंका गांधी 10 सितंबर को लखनऊ पहुंचेंगी और 11 सितंबर तक रहेंगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने यूपी में अपने 40 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। इनमें पूर्व विधायक, सांसद, मौजूदा विधायक और 2017 के चुनाव में नंबर 2 पर रहने वाले प्रत्याशी शामिल हैं। एक तरह से प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए अपने सबसे मजबूत सिपाहियों पर दांव चलने जा रही हैं। अब की बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चुनाव की तैयारी को लेकर ही ये 2 दिवसीय दौरा है उनका, और हमारी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग
जो कि प्रियंका जी की अध्यक्षता में होगी, वो परसों होगी। और उसके बाद ही जो चुनाव में जो प्रक्रिया होती है कि किस तरह से जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनका चयन कैसे होगा, क्या गाइडलाइंस होंगी, हम क्या किस तरह से उनको चयनित करेंगे, ये सारी चीज़ों को लेकर के वो गाइडलाइन उस कमेटी में तैयार होती है। माना जा रहा है कि गठबंधन को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें गठबंधन से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन संगठन से समझौता नहीं होगा। वहीं इन सब के बीच भाजपा प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे को पिकनिक बताकर निशाना साध रही। आज सबके समझ में आ रहा है कि अब चुनाव आ गया, अब वोट इनको चाहिए और वोट लेने के लिए ये तरह तरह की बात करेंगी। रही बात प्रियंका गांधी के दौरे की, तो प्रियंका गांधी हर चुनाव में दौड़ा करती हैं। जो 2-4 महीना बचता है तो चुनावी टूर पर वो लोग निकलते हैं, उनके भाई हैं वो और कांग्रेस पार्टी के नेता। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कांग्रेस का स्कोप पूरे देश में कहीं नहीं बचा, उत्तर प्रदेश में एकदम नहीं बचा है। अगर प्रियंका को सच में यूपी में कुछ बड़ा करना है तो इस माइंडसेट को तोड़ना होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम नहीं होती। ये बात जितनी जल्दी समझ ली जाए सही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला 15-15 घंटे काम करने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब सियासत में बात करते हैं ओवैसी के मिशन यूपी की। 3 दिन के यूपी दौरे पर आए ओवैसी की नजर यूपी के 19% मुसलमानों पर है, खासतौर पर उन सीटों पर जहां मुस्लिमों की आबादी 30% से ऊपर है। और यही वजह है कि ओवैसी सुल्तानपुर जैसे जिलों में जा रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। 19% मेहरबान तो ओवैसी सुल्तान। ओवैसी की हुंकार योगी से ज्यादा अखिलेश परवार। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19% के आसपास है। यह आबादी अगर एक साथ किसी दल के लिए मतदान कर दे तो बड़े से बड़े नतीजों को बदल सकती है। और इसी वोट बैंक के जरिए असदुद्दीन ओवैसी अपनी किस्मत बदलने यूपी आए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन ओवैसी बुधवार को सुल्तानपुर पहुंचे, जहां मुस्लिमों को एकजुट करते हुए ओवैसी ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। जो मुस्लिम मजलिस बनाई थी, जो एक उम्मीद का एक चिराग बनकर उभरा था, उसके बाद से आज तक मुस्लिम अक़लियत की कोई क़ियादत नहीं बनी, ना कोई आपकी सफ़ों से आपका कोई नेता बना। मजलिस यही चाहती है कि आपके दरमियान में किसी को एक नेता बनाया जाए, आपकी एक सियासी लीडरशिप को, क़ियादत को मजबूत किया जाए, जो इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से आजाद हो। ओवैसी की नजर सुल्तानपुर के साथ रायबरेली और अमेठी पर भी है। ये 3 जिले कांग्रेस का गढ़ कहे जाते हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी करीब 43% के करीब। जानकारों की माने तो ओवैसी कांग्रेस के गढ़ों में दौरा कर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं सपा के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी के यूपी आने से सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा, ऐसा माना जा रहा। हालांकि खुद को भाजपा की बी टीम बताने और मुस्लिम वोट बैंक को काटने पर ओवैसी तीखा प्रहार करते हैं कि आपने वोट डाला मगर आपको नेता बनने नहीं दिया गया। अगर मैं चार मीनार की गलियों से सुल्तानपुर को आया हूं तो मेरा रब जानता है कि मैं अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मैं अगर आया हूं तो सुल्तानपुर से मुझसे बेहतर मजलिस का एक कायद बनाना चाहता हूं, एक नेता बनाना चाहता हूं जो तुम्हारे जज्बात की तर्जुमानी कर सके। यहाँ ये बात भी समझने की है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले ओवैसी यूपी में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपी में 403 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 202 का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में ओवैसी किसे किंग बनाएंगे ये देखना होगा। शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस के दामन पर दाग लगाने वाले अधिकारी हो जाएं सावधान, क्योंकि जारी हो गया है एक आदेश, जिसकी जद में अगर आए तो नौकरी से बाहर जाओगे। 50 साल से ऊपर के पुलिस कर्मियों को स्क्रीनिंग के बाद रिटायरमेंट देने का आदेश जारी किया गया है। देखिए वर्दी वाले दागियों की विदाई
तय कैसी होगी। भ्रष्टाचार से खाकी की दागदार, तो नौकरी से हो जाओगे बाहर। भ्रष्ट अधिकारी होंगे रिटायर। तन पर खाकी पहनकर भ्रष्टाचार की इबारत लिखने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दे दिए गए हैं और एक्शन का मतलब जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जैसे ही यह आदेश जारी किया गया, उसके बाद एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने जिले के सभी कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर लिस्ट तैयार करने का आदेश दे दिया है, जिसमें 1985 से 2017 के शासनादेशों का हवाला दिया गया है। 50 साल से ज्यादा उम्रदराज अधिकारियों के रिटायरमेंट का जिक्र है। 30 मार्च 2021 को 50 साल पूरा करने वाले पुलिसकर्मी इस आदेश की जद में है। पुलिसकर्मियों की जल्द कराई जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी में होंगे नॉन गजेस्टेड पुलिसकर्मी। लेकिन साफ किया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जबरन रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि फोकस इस बात पर है कि ऐसे अधिकारियों को रिटायर किया जाए जो बहुत बीमार या किसी दिव्यांगता का शिकार है। ये जो आदेश है वो शासन के मूल आदेश वर्ष 1985 में ये आदेश हुआ था कार्मिक विभाग का, जिसके तहत 50 साल के ऊपर के जो सरकारी कर्मी होते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो हर एक साल की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग ज़बरदस्ती या जबरन तरीके से रिटायर कराए जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बीमार होते हैं या कोई अगर दिव्यांगता हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, तो वैसी स्थिति में उनकी मेडिकल कैटेगरी को देखते हुए एक कमेटी तय करती है और उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। इन सब से अलग योगी सरकार की कार्रवाई से सभी अधिकारी और कर्मचारी अनजान नहीं है कि इससे पहले भी दागी और भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता रहा है। 400 पुलिसकर्मियों को कर दिया गया था रिटायर, 3 आईपीएस अधिकारियों को भी किया गया था रिटायर, अमिताभ ठाकुर को किया गया था रिटायर, तो वहीं राकेश शंकर और राजेश कृष्णा जैसे अधिकारी भी हुए रिटायर। लेकिन जैसे ये आदेश आया, एक बार फिर से हड़कंप मच गया है और ऐसे में उन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के माथे पर परेशानी की लकीरें खिंच गई हैं, जिनकी शिकायतें लगातार जिलों से उठकर लखनऊ तक पहुंचती रही हैं। एडीजी स्थापना ने सभी जिले के पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को पत्र लिखकर 30 नवंबर तक ऐसे पुलिसकर्मियों की स्क्रीनिंग करके एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।